हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज आपके बीच में हिंदी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समास की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर से प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। और समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समास किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो समास आपका दो शब्द है जिससे मिलकर बना है, जिसमें पहला वाला शब्द आपका है सम और म इसमें क्या है, आधा है। और इसी में दूसरा जो आपका शब्द है वो क्या है, आस। अब सम का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। सम का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। और यहीं अगर आस की बात करें तो आस का अर्थ क्या होता है, कथन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समास दो शब्द सम और आस, इन दोनों से मिलकर के बना है क्या, समास। और सम का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, और आस का अर्थ क्या होता है, कथन। यानी हम कह सकते हैं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है, यहां हम लिख सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त कथन या फिर संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, संक्षिप्तीकरण। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम बात ये करते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो समास की परिभाषा होती है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जो नया सार्थक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास। क्या कहते हैं, समास। अगर हम यहाँ पे समास के परिभाषा की बात करें तो समास की जो परिभाषा होगी वो आपकी हो जाएगी दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा समास का डेफिनेशन, परिभाषा हो गई। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा हम करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं समस्त पद क्या होता है। अब हम बात किसकी करते हैं, समस्त पद की। तो समस्त पद क्या है, तो समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, या उसी को हम सामासिक पद भी कहते हैं। तो इसको भी हम यहां नोट डाउन कर देते हैं कि समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। यह हो गया समस्त पद की परिभाषा, कि समास के नियम से जिस शब्द का निर्माण किया जाता है उस शब्द को हम या तो समस्त पद कहते हैं, और या इसी का दूसरा नाम क्या है, सामासिक पद है। ठीक है, अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। यहां पे हम समास विग्रह की चर्चा करेंगे। इसकी डिफिनेशन है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह
इसका एक नाम और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पूछा भी गया है। तो समास विग्रह क्या है कि समस्त पद के सभी पदों को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो जो अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, समास विग्रह, या इसी का एक नाम और है, वो क्या है, व्यास। समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो समास विग्रह का यहां पे डिफिनीशन हो गया हमारा। अब आइए हम बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। पहला पॉइंट कि अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि पदों के आधार पर समास के भेद, अगर पूछा जाए कि पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो यहां आपका आंसर होना चाहिए कि पदों के आधार पर जो समास के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते। तो पहला समास जो आपका होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, और जो दूसरा समास है आपका वो होता है तत्पुरुष समास। तीसरा जो समास है आपका वो है द्वंद्व समास, और जो चौथा समास है आपका वो है बहुव्रीहि समास। वो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। तो पद के आधार पे अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो क्या सही आंसर है, 4। कौन कौन सा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि समास के कितने भेद हैं या हिंदी में समास के कितने भेद हैं, तब आपको बताना है कि हिंदी में समास के 6 भेद हैं। कितने हैं, 6 भेद। अगर विकल्प में 4 आता है और 6 भी आता है और आपसे पद ना पूछ करके केवल इतना पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं या समास के मुख्य रूप से भेद हैं, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 6 लगाना है। अब आइए चर्चा करते हैं कि 6 भेद कैसे होते हैं। तो देखिए, पहला तो आपका अव्ययी भाव समास हो गया, दूसरा हो गया तत्पुरुष, और यही जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। अब आइए जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो इसका पहला पार्ट है वो होता है आपका कर्मधारय समास। वो क्या होता है, कर्मधारय समास। और जो दूसरा वाला पार्ट है आपका वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका द्विगु समास। ओके फ्रेंड्स, अब यहां से एक प्रश्न परीक्षा में और बन सकता है, वो क्या, तो वो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो तत्पुरुष के कितने भेद हैं, 2। पहला कौन कौन सा, कर्मधारय समास और द्विगु समास, यानी ये इसी के अंतर्गत आता है। और इन्हीं दोनों को जब हम इसके साथ मिला लेते हैं तब जो समास का प्रकार है या समास के रूप हैं या समास के भेद हैं उनकी संख्या 4 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 6। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और पदों के आधार पे इन्हें 4 रखा गया है, लेकिन जब हम यही हिंदी में समास के आधार पे देखते हैं तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 6। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ओके, हो गया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आइए पदों के आधार पे हम इसकी चर्चा करते हैं। समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समास के रचना में प्रायः कितने पद होते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, 2। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका पूर्व पद और दूसरा है आपका उत्तर पद। ठीक है, अब आइए जानते हैं ये पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों क्या हैं। तो पूर्व पद का मतलब होता है कि जो पहले आता है, जो पहले आता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, और जो बाद में आता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जैसे यहां हमने लिखा उदाहरण के रूप में इन दोनों को समझाने के लिए मैंने लिखा गंगा जल। अब यहां से मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। यहां मैंने गंगा जल लिखा, अब देखिए समझिए आप, यहां पे जो गंगा है ना वो क्या है, पूर्व पद। वो क्या है, पूर्व पद। और ये जो जल है ना ये क्या है, उत्तर पद। ये क्या है, उत्तर पद। अब अगर
हम देखें तो गंगा यहाँ हमने अलग लिख दिया है और जल अलग लिख दिया है, तो गंगा हमारा पूर्व पद हो गया और जल हमारा उत्तर पद हो गया। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको हम समास विग्रह भी कह सकते हैं या इनको हम व्यास भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में मिल करके एक साथ हो जाएंगे और यहां बना देंगे गंगा जल, ये जो आपका है गंगा जल, ये हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा समस्त पद। ये क्या हो जाएगा? समस्त पद। और जब ये जुड़ा नहीं था आपस में दोनों, उस समय ये क्या था? समास विग्रह। और समास विग्रह में कितने पद होते हैं? 2, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम चर्चा करते हैं कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं। हिंदी में समास के भेद, तो हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब वो कौन कौन से, तो पीछे मैंने बताया था, लेकिन वो पदों के आधार पे था। अब यहां पे मैं आपको 6 समास के जो भेद होते हैं वो और उनकी कौन से पद प्रधान होते हैं उसकी चर्चा यहां पे करते हैं। तो पहला आपका होता है अव्ययी भाव समास। पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और दूसरा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा हो जाएगा द्विगु समास। पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास, और छठवां हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये आपके 6 समास के भेद हो गए। अब बात करते हैं कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, और एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख लेंगे क्योंकि मैं बताऊंगा ही इस प्रकार से आपको। देखिए, अव्ययी भाव समास जो है, आप ध्यान ये रखिए कि ये जब मैं प्रकार लिखवाता हूं तो सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले आने के कारण हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जो सबसे पहले आता है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व पद। उसके बाद जो तत्पुरुष समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद। यानी अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। अब अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय और द्विगु की बात करें तो आपको पीछे मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु दोनों आते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों तत्पुरुष के ही भाग हैं, तो जब तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान है तो इन दोनों का भी उत्तर पद ही क्या होगा? प्रधान होगा। तो यानी कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होगा और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होगा। ये 4 हो गया। अब जो 5वां दिया है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि द्वंद्व का मतलब दोनों एक बराबर के हों। योद्धा जैसे होता नहीं, द्वंद्व युद्ध करते हैं, तो दोनों जब एक बराबर के होते हैं तो वहां पे द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व का मतलब है दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे जो है दोनों पद क्या होंगे? प्रधान हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे दोनों पद क्या हो जाएंगे? प्रधान हो जाएंगे। ठीक है। आखिरी आपका है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद, ना ही दोनों पद। इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें आने वाले पद किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, इसीलिए इसके जो है दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं? तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ये तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो यहां से हमारा ये हिंदी में समास के भेद और इसमें किसके कौन से पद प्रधान होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चर्चा करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। जो समास के भेद है तो हम पहला भेद लेकर के अब आपको बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया? ओके, चलिए आगे की चर्चा हम करते हैं वीडियो में। यहाँ पे हम इसके पहले टाइप्स की बात करेंगे। तो पहला क्या था हमारा? अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अभी हमने आपको पीछे बताया कि अव्ययी भाव समास में जो भी पद आते हैं उसमें पूर्व पद हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उसमें हमारा पहला पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है। तो देखिए इसका हम डिफिनीशन अगर लिखें तो हम यहां लिखेंगे कि जिस समास का, बिल्कुल आप परेशान ना होइए, जो मैंने पीछे लिखवा दिया है उसी के आधार पर मैं यहां परिभाषा दे रहा हूं और आप आराम से इसको बिना याद किए ही सीख जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, यहां एक लाइन हम और लिखेंगे स्टार लगा के कि इस समास में अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अव्यय का। अब अव्यय क्या है? तो अगर आपने हिंदी में उपसर्ग पढ़ा होगा तो जैसे उपसर्ग होता है वैसा ही काम किसका है? अव्यय का भी है। ये किसी शब्द के पहले आकर के जुड़ते हैं और उनके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अव्ययी भाव समास तो बताएंगे ही आपको, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक दे दूं। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाता है और अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बेहद ही आसान तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे। तो वो पहचान क्या है? उसका पहचान भी हम यहाँ लिख लेते हैं। पहचान लिख लीजिए आप यहाँ पे। पहचान क्या है? पहला पद में, पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, बे, बा, उप आदि अव्यय जुड़े होते हैं। अब यहां पे हमें ध्यान क्या देना है कि हमें इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान देना है, यहीं से हमारा अव्ययी भाव समास क्लियर हो जाएगा। यानी यहां पे जो भी शब्द दिए गए हैं अगर ये किसी शब्द के पहले पद में आते हैं, पहले पद के रूप में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा कौन सा समास कहलाएगा? तो वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हम इनका उदाहरण देकर आपको समझाएं। यहां पहला क्या लिखा है? अनु लिखा है, तो यहां हो जाएगा क्या? अनुदिन। क्या हो जाएगा? अनुदिन। अब आपसे पूछा जाए अनुदिन में कौन सा समास है तो आप कौन सा समास पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास का मैंने आपको पहचान बता दिया है कि अगर इसमें से कुछ भी शब्द आपका मिलता है उनके पूर्व पद में तो आप बेहिचक एकदम लगा दीजिए कि उसका सही आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा क्या? आजन्म। तीसरा हो जाएगा प्रतिदिन, भरपेट, यथासंभव, बेईमान, इसमें बेइज्जत, बातूनी, उपस्थिति, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के। अब आप अगर यहां देखिए तो यहाँ अनु जुड़ा है, यहाँ पे आ जुड़ा है, यहाँ प्रति जुड़ा है, यहाँ भर है, यहाँ पे यथा जुड़ा है, यहाँ बे जुड़ा है, यहाँ पे बा, यहाँ पे उप। तो ये सभी उदाहरण जो हैं आपके किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। अगर अव्ययी भाव समास आता है परीक्षा में तो आप पहले पद में देख लीजिए कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, बे, बा, उप, ये सभी शब्द अगर पहले पद के रूप में आते हैं तो आप बेहिचक क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव समास। क्योंकि अव्ययी भाव समास की यही ट्रिक है, बस आप इतने शब्दों को याद कर लीजिए, उसके बाद आप आसानी से जो है इसे सीख जाएंगे। आपको एक और विशेष बात बताते हैं जो किसी किसी किताब में दिया गया है, तो आप उसको भली भांति देख लें, जिससे वहां से जब प्रश्न बने तब आप प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे पाएं। तो आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। वो विशेष बात तो होगी, उसको मैं नोट में लिखवा देता हूं और आप उसको बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा उसका, क्योंकि वहां से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न बने हैं और ये सभी पुस्तकों में दिया भी नहीं गया है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। नोट में लिखिएगा, जिस समस्त पद के पूर्व पद को हम क्या बोलते हैं, पहला पद की पुनरावृत्ति की जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है। वहां कौन सा समास होता है, तो वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे मैंने लिखा धीरे धीरे, क्या लिखा, धीरे धीरे। अब यहां पे देखिए जो पहला पद है उसी की पुनरावृत्ति फिर से की गई है, यानी ये भी कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न बराबर बने हैं। जैसे यहां पे एक उदाहरण मैं और चर्चा करूं, बार बार, तो देखिए यहां पे जो पहला पद था वो भी बार है और उसके बाद उसी की पुनरावृत्ति भी की गई। समझना ये है कि अगर कोई शब्द आता है पूर्व पद में और उसी की पुनरावृत्ति दोबारा की जाती है तो वहां कौन सा समास होगा, तो वहां होता है आपका अव्ययी भाव समास। इसमें और उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम घर घर ले सकते हैं, हर हर ले सकते हैं, एकाएक ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, हाथों हाथ ले सकते हैं। यानी ये सभी हमारे किसके उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास के। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसको आप बेहतरीन ढंग से कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बराबर बने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल हो गया। यहां तक की चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं अव्ययी भाव समास तक, आप इसको नोट करिएगा। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।